यहाँ पर एज ए स्टूडेंट आया था। 14 साल पहले मैं भी स्टूडेंट आया था, मैंने भी वो स्ट्रगल किया है, मैंने भी वो जब 2009 में भी मंदी का दौर था, मैंने वो भी झेला है। और तो मैं इस जर्नी के माध्यम से एक ही चीज बताना चाहता हूँ, जो भाई यहाँ किसी भी देश में पढ़ने जाते हैं, रहने जाते हैं, व्यवसाय के लिए जाते हैं, तो पहले आप ये रखो कि संघर्ष के साथ साथ ईमानदारी रखो। जी, बड़ी बात। ठीक है, ईमानदारी रखो। दूसरी बात क्या है कि कई बारी ऐसा दौर भी आता है, आपका मन करता है कि छोड़ दूं ये चीज, या मैं 2 नंबर में हो जाऊं। तो वो सारी चीजें कुछ समय के लिए होती है, जिंदगी भर नहीं होती। बिल्कुल। आप परिश्रम करते रहिए, ईमानदारी से चलते रहिए। उसका एग्जाम्पल मैं हूँ आपके सामने। नहीं तो मैं भी कोई स्टूडेंट ही आया था, ऐसा नहीं था कि सीधी मुझे पीआर मिली या भाई मैं किसी कंपनी के थ्रू आया था। तो मैं 14 साल के बाद मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूँ कि मैं यहाँ पर काउंसलर बना हूँ। तो आप अगर आएंगे, अच्छे तरीके से आएंगे, अच्छे वीजे पे रहेंगे, यहाँ के नियम कानूनों का पालन करेंगे, तो आप हर वो सपना पूरा कर सकते हो जो आपने कभी भारत तो में ऐसे बैठ कर माहौल में जो अपने भारत से जो बच्चे वहां पर गए हुए हैं पढ़ाई करने के लिए, तो उनके ऊपर किस तरह का इसका इफेक्ट है? देखिए क्या है कि जब मैं पहले भी आप हमारी एक बारी बात हुई थी, मैंने इसमें विस्तार से बताया था कि जब जब मंदी का दौर आता है तो ये वेस्टर्न कंट्रीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टारगेट करती है जी। कि भाई पैसा चाहिए। अब हरियाणा से, पंजाब से, मैं अगर ज्यादा नहीं कहता, पूरे इंडिया की बात करूं तो पिछले 2 साल में 1.5 लाख से 2 लाख स्टूडेंट आए। जी। और उनके स्टूडेंट आने से क्या होता है, यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज को फीस मिलती है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। लेकिन अब इतना वॉल्यूम आ गया कि यहाँ जॉब की शॉर्टेज होगी, अकोमोडेशन की हुँ। शॉर्टेज होगी है, बच्चों को जी, रहने के जी। लिए घर नहीं मिल रहे हैं। और अभी मेरे पास पीछे 1 हफ्ता पहले ऑफिशियल एक ईमेल आया था कि यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे इंडिया के मुकाबले हम राजनीति की यहाँ बात करें, तो यहाँ पार्टी डिसाइड करके देती है। आप अपना पर्सनल कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप अपना कोई पर्सनल इश्तिहार लगवा सकते हो, ना कोई वीडियो बना सकते हो। आप पर्सनल कुछ नहीं कर सकते हो, सब कुछ पार्टी करती है। जी। फिर पार्टी ने वो तैयार करके दिया। तो यहाँ पर एक बड़ा मुझे जानकर बड़ी खुशी भी हुई कि एक बजट होता है। जैसे मेरे हुँ। वार्ड में 3023 रजिस्टर्ड जी। वोटर थे, हुँ। जो लिस्ट में थे, 3023 रजिस्टर्ड वोटर थे। तो उन वोटर्स के हिसाब से मेरे यहाँ पे जो सरकारी डिपार्टमेंट था, उन्होंने मेरे को लेटर भेजा कि आप चुनाव लड़ रहे हो, तो आप पर वोटर के हिसाब से 7 पेंस, भारत के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पर वोटर के हिसाब से आप 7 रुपए खर्च कर सकते हो बस अपने चुनाव। जी। तो यहाँ पे ना सीवेज का भी इनका ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जो पानी होता है इसको दोबारा से प्यूरिफाई करते हैं। और हुँ। अभी यूके में एक नया रूल आया हुआ है कि 100% रिसाइकल प्लास्टिक आप यूज कर सकते हो। उसे जो 100% रिसाइकल होगा वही प्लास्टिक आप यूज कर सकते हो। और दूसरा क्या होता है कि अभी जैसे हमारे यहाँ पर, मैं बात तो नहीं करनी चाहिए कूड़ादान, ठीक है, हुँ। हम इंग्लैंड में बैठ के और इंडिया में बैठ के इस टॉपिक पे ज्यादा बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं बता दूं तो यहाँ पे हर चीज के अलग अलग 3 चीजें होती हैं। हुँ। ठीक है, अगर आपको रिसाइकल वाला कोई वेस्ट डालना है तो वो आप बिल्कुल अलग डालेंगे। ठीक है, हुँ। अगर कोई कांच की बोतल है, ठीक है, हुँ। वो ग्लास बोतल्स आप बिल्कुल अलग डालेंगे। और जो फूड वेस्ट है, हमारे घर हुँ। का रसोई का जो वेस्ट है, उसको आप बिल्कुल अलग डालेंगे। ठीक है, फिर वो जी। तीनों चीजें अलग अलग यहाँ से इकट्ठी होंगी। जो चीज जहाँ रिसाइकल होती है वो वहां जाएगी, फूड वेस्ट है फूड वेस्ट पे जाएगा। और जो बोतल है, ग्लास है, जिसको वो दोबारा से किसी चीज में यूज कर सकते हैं, वो अलग जाएगा। तो ये 3 चीजें हम घर में भी अलग डालते हैं। जी। रोहित जी, आप कह रहे थे ये बात नहीं करनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ यही सबसे बड़ी बात है। यदि हमारे इंडिया में सिर्फ़ फ़ॉरेन की तरह, इंग्लैंड की तरह सफाई की भी सिस्टम सुधर जाए ना, तो भी हम बहुत कुछ बदल सकता है हमारा देखिए, सिस्टम। ग्रेजुएशन का फायदा ये होता है कि आप 1 डेढ़ साल की मास्टर डिग्री करो या इंटर्नशिप करो तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यानी कि इंडिया में ग्रेजुएट करके फिर वहाँ पहुँचे। फिर हुआ है। ओके, ओके। फिर क्या होता है, पर एक जो आपका स्टडी टर्म टर्म पीरियड होता है वो कम हो जाता है, 1.5 2 साल का हो जाता है। लेकिन आप जी। ग्रेजुएशन के लिए आते हो तो 3 साढ़े 3 साल का आपका ग्रेजुएशन पीरियड हो जाता है। और हुँ। सिर्फ स्टूडेंट वीजा के भी यहाँ पे, यहाँ इंग्लैंड में पीआर भी नहीं मिलती है कि भैया ये सोचो चलो हम 5 साल स्टूडेंट वीजा पे रह जाएंगे तो 5 साल के बाद पीआर मिल जाएगी।
तो वो भी नहीं है। ओके, तो फिर जैसे जो बच्चे वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट करने आएंगे, तो फिर जैसे पढ़ाई के बाद उनको वहाँ वर्क परमिट इस तरह कुछ मिल जाता है? लोग हैं जिन्होंने आज तक इंग्लैंड सिर्फ फिल्मों में देखते हैं, वीडियो में, समाचारों में, वहाँ एक अच्छी-अच्छी सड़कें देखते हैं, साफ-सुथरी बिल्कुल। आप अंदरूनी इलाके के हालात बताओ, आप तो जैसे वार्ड के हैं, वहाँ हमारे जैसे कॉलोनियाँ में हैं, गाँव हैं, तो वहाँ का क्या हाल है? किस तरह की सफाई, पानी, सीवरेज, बिजली, किस तरह का क्या हाल है? गौरव की धरती इंग्लैंड में पहली बार हरियाणवियों ने इतिहास रच दिया है। हरियाणा के 3 लोग इंग्लैंड में काउंसलर का चुनाव जीते हैं, जिनमें झज्जर जिले के धांदलान गांव के रोहित अहलावत भी शामिल हैं। आज रोहित जी लंदन की धरती से पड़ताल टीवी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो रोहित जी से बात करेंगे कैसा उनका चुनाव रहा। विस्तार में पूरा इंग्लैंड का माहौल रोहित जी से जानना चाहेंगे। तो रोहित जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। पहले आप बहुत बधाई, आप हरियाणा के लोग पहली बार वहाँ काउंसलर का चुनाव जीते हैं, किसी भी तरह का चुनाव पहली बार जीते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जीत के पीछे आप सभी की दुआएं और आशीर्वाद थी, जो हम सब ने मिलकर यहाँ पर ये मुकाम हासिल किया। तो मैं इस जीत का श्रेय मेरे हरियाणा वासियों की दुआ और पूजा को भी देता हूँ। और हमारी दुआ है कि आप एक दिन हाउस ऑफ कॉमन्स में भी पहुंचे। जी ये तो भविष्य की गर्भ में है, तो अभी हम पहली सीढ़ी चढ़े हैं। पहले हम इस राजनीति को समझने का काम करेंगे, और अगर हम अच्छा काम कर पाएंगे तो और जनता हमें चाहेगी तो हम अगले कदम की तरफ भी बढ़ने का काम करेंगे। बहुत शुभकामनाएं। कैसा चुनाव रहा, किस तरह का माहौल भारत के चुनाव से वहां का चुनाव किस तरह का रहता? रोहित जी थोड़ा ये समझाएं दर्शकों को। ये देखिए जी, ये मेरा किसी भी तरह का राजनीतिक पहला चुनाव था। हम्म। और चुनाव लड़ने का सिलसिला और चुनाव जीतने तक का समय सिर्फ 20 दिन का था। अच्छा। मुझे जैसे कि पार्टी ने 3 या 4 तारीख को मेरे को कांटेक्ट किया कि भाई आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो हम आपको आपके वार्ड से उम्मीदवार घोषित करना चाहते हैं। तो मैं बोला कि शुरुआती मेरी जवाब ना था कि मैं इस चुनाव के लिए तैयार नहीं हूँ और ना मेरा कोई इरादा है। फिर पार्टी है आपकी सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी, जी 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 जिसके प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उसी जी पार्टी से। जी जी जी। तो कितनी पार्टियां हैं वहां, थोड़ा ये भी बता दो एक बार पहले। जैसे यहाँ पर 3 पार्टियां हैं, लेकिन फेमस पार्टी 2 है नेशनल लेवल पे। कंजर्वेटिव पार्टी जिसको टोरीज भी बोलते हैं, और दूसरी है लेबर पार्टी। जी। लेकिन जिस वार्ड में या जिस शहर में मैं हूँ, यहाँ पर एक तीसरी पार्टी है लिबरल डेमोक्रेट्स, जो फिलहाल हमारे क्षेत्र की, या जो मैं बोलूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ, तो उसकी सत्ता में वो उनका कब्जा है, लिबरल ओके। डेमोक्रेट्स। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे इंडिया के मुकाबले हम राजनीति की यहाँ बात करें, तो यहाँ पार्टी डिसाइड करके देती है। आप अपना पर्सनल कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप अपना कोई पर्सनल इश्तिहार लगवा सकते हो, ना कोई वीडियो बना सकते हो। आप पर्सनल कुछ नहीं कर सकते हो, सब कुछ पार्टी करती है। जी। फिर पार्टी ने वो तैयार करके दिया। तो यहाँ पर एक बड़ा मुझे जानकर बड़ी खुशी भी हुई कि एक बजट होता है। जैसे मेरे हम्म। वार्ड में 3023 जी। रजिस्टर्ड वोटर थे, हम्म। जो लिस्ट में थे 3023 रजिस्टर्ड वोटर थे। तो उन वोटर्स के हिसाब से मेरे यहाँ पे जो सरकारी डिपार्टमेंट था, उन्होंने मेरे को लेटर भेजा कि आप चुनाव लड़ रहे हो, तो आप पर वोटर के हिसाब से 7 पेंस, भारत के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पर वोटर के हिसाब से आप 7 रुपए खर्च कर सकते हो बस अपने चुनाव जी। प्रचार में। मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो नॉर्मल प्रचार का है कि भैया आप घर घर जाइए, अगर बंदों से बात की, अगर कोई बंदा नहीं मिलता है तो आप उसके घर में वो अपना इश्तिहार डाल दीजिए। उसके हम्म। जो भी पोस्ट बॉक्स हमारे घरों के सामने होता है, हम उसमें डाल देते हैं। फिर मैंने सोचा कि भाई, तो जैसे कि पार्टी ने मुझे एक घर के हिसाब से एक पोस्टर दिया था। कि हम्म। मान लो मैं एक एग्जांपल दे दूं कि मेरे मान लो यहाँ पर 1500 घर थे, तो उन्होंने 1500 पोस्टर दिए थे। मैं बोला कि भैया अगर पहले राउंड में मैंने 1500 पोस्टर डाल दिए, तो मैं दूसरे राउंड में क्या करूंगा। हम्म। फिर मैंने एक रणनीति बनाई कि हम किसी भी घर में कोई पोस्टर नहीं डालेंगे। जी। हम घर घर जाएंगे, घर घर दरवाजा खड़खड़ाएंगे, जो लोग हमसे मिलेंगे उनसे हम बात करेंगे, फिर एक पोस्टर देंगे। हम्म। तो फिर मैंने इस सिलसिले को जारी करते हुए क्या हुआ कि मैंने पूरा जो मेरा चुनावी क्षेत्र था 3 बारी कवर किया। जी। तो उन्हीं 1500 जो मेरे जो एक आए थे, मेरे जो पर्चे थे, उन्हीं 1500 पर्चों से मैंने 3 बारी
3 बार ही डोर टू डोर किया आपने। डोर टू डोर किया। बहुत बड़ी बात है। ये आपकी मेहनत थी जो शायद रंग लेके आई। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं यहाँ पर जब लोगों से मिल रहा था तो उनको एक ही बात कह रहा था कि अगर आप दरवाजा नहीं खोलते तो मैं ये पोस्टर या पर्चा मैं आपके घर में नहीं डालता, जो कि बाकी पार्टियां वो ही काम कर रही थी। वो क्या जी, कर रही थी कि भाई बस गए और जल्दी से एक पर्चा डाला और अगले घर में पर्चा डाला और अगले घर में, लेकिन मैंने ये रणनीति ही बदल दी इस चुनाव में कि हम पर्चा जी। नहीं डालेंगे। ओके, ओके। क्या मुद्दे हैं, किस तरह का हम देखो आप इंडिया में देखते हो कि यहाँ पर चुनाव लड़ने का इरादा ही कुछ अलग होता है। यानी कि अब चुनाव हम कहें कि पहले सेवा होती थी एक तरह से, भई लोगों की सेवा के लिए राजनीति में आते थे। लेकिन अब इंडिया में तो हम ये देखें कि सबका उद्देश्य ये होता है कि पैसा कमाना। तो वहाँ राजनीति क्या परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं? देखिए, इंडिया की राजनीति अब राजनीति और समाज सेवा नहीं है, वो एक बिजनेस प्रोजेक्ट होता है कि आप जी, इतना जी। पैसा लगाओगे तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा, 5 साल आप सत्ता के नशे में घूमते हो, ठीक है। जी। लेकिन यहाँ की जो राजनीति है वो समाज सेवा ही है। हुँ। यहाँ की राजनीति समाज सेवा इसलिए है कि अगर मेरे को अपने एरिया में कुछ काम कराना है तो उसमें कोई भी पैसे का लेन देन नहीं होगा। ओके। मान लीजिए कि मेरे वार्ड के किसी भी बंदे को कोई समस्या है, कोई हुँ। पार्क की समस्या है या भाई कोई भी हमारा लोकल मुद्दा है, ठीक, पुलिस पेट्रोलिंग का मुद्दा है, तो मैं वो मुद्दे अपनी पब्लिक से लेके मैं जो सामने हमारा जो मेयर होगा या जो हमारा एक तंत्र होगा उसको मैं दूंगा, वो अपने आप करेगा, उसमें मैं बीच में कहीं नहीं हूँ। जी, जी, जी। तो तो पैसे ये का बताओ जैसे जैसे हमारे इंडिया में हम देखते हैं एक वार्ड का काउंसलर चुनाव जीतता है तो आफ्टर 5 ईयर उसकी कोठी हो जाती है, बड़ी एक गाड़ी हो जाती है, पूरा उसका लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाता है। तो वहाँ मतलब इस तरह का राजनीति में भ्रष्टाचार को लिए कोई जगह नहीं है। नहीं, नहीं, मैं कहता हूँ कि कोई सोच भी नहीं सकता कि भई भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि अब सारी चीज़ क्या है कि जैसे अब हमारे इंडिया में मैं हरियाणा की बात करूँ, तो सरपंचों के लिए ये बोला है कि भई ऑनलाइन आप बजट कर सकते हो, ऑनलाइन कुछ कर सकते हो। तो यहाँ सिस्टम ऐसा ही है कि मैं सिर्फ़ एक ईमेल डालने तक का काउंसलर हूँ। ओके। मुझे ये है कि भई मेरे वार्ड में ये समस्या है, लोग ये चाहते हैं, मैं उस हुँ, चीज़ को आगे सिर्फ़ भेजूँगा। ठीक है। मैं लोगों तो का एक कॉन्टैक्ट पर्सन हूँ। तो आपके भेजने से क्या एक्शन होता है जो आप डिमांड रखते हैं? जी, बिल्कुल होगा। ओके, ओके। हाँ, यानी कि पावर है वहाँ भी। जी, बिल्कुल है। अगर मैं ये बोलूँ, मेरी एक ऑफ़िशियल एक ईमेल एड्रेस होगा कि हुँ, भई मैं यहाँ का जनता का प्रतिनिधि हूँ, सरकारी एक ईमेल होगा, लोग मुझे उस ईमेल पर कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है? ओके। जो लो फिर हमारी हर 6 हफ्ते में या 4 हफ्ते में जो मुझे भी पता चलेगा सिस्टम का, तो हमारी जो हमारा काउंसिल ऑफ़िस होगा वहाँ मीटिंग होगी और मैं 6 हफ्ते में जो मेरे लोगों की या मेरे वार्ड के लोगों की जो समस्या होगी, मैं वहाँ उस टेबल पर रखूँगा कि भई मेरे वार्ड में मुझे लोगों की ये समस्याएँ हैं और मुझे ये समाधान चाहिए। ओके। तो क्या जैसे हमारे यहाँ सियासत में इंडिया में बात करें भेदभाव रहता है, बी विपक्ष का है तो उसके वार्ड में काम नहीं होते और ये अपने सत्ता पक्ष का है तो उसके वार्ड में काम होते हैं, तो इस तरह का भी है वहाँ पर कुछ? नहीं, ये बिल्कुल एक सामाजिक काम है, सामाजिक ताना-बाना है। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि भई ये विपक्ष है, सत्ता विपक्ष है या भई इसने मेरी वोट नहीं डाली या ऐसा-ऐसा यहाँ कुछ कोई माहौल नहीं होता, क्योंकि पब्लिक समझदार है। यहाँ ओके। पर जो चुनावी मुद्दा भी होता है, जो जो वोटर वोट डालता है, वो अपने निजी काम को नहीं मद्देनज़र रखता। वो हुँ, सामुदायिक काम के मद्देनज़र रखता है। अब हरियाणा की राजनीति की अगर मैं बात करूँ, तो हम किसी पार्टी से इसलिए जुड़ते हैं कि ये हमारा जानकार है, तो मेरे लड़के को भर्ती करा देगा। ठीक जी, है? जी, जी। वो ये नहीं देखते कि भई ये पार्टी का मुद्दा क्या है, क्षेत्र का विकास होगा कि नहीं, वो सिर्फ़ निजी मुद्दों के कारण ही भ्रष्टाचार होता है। ठीक है? जी, जी। यहाँ यहाँ ऐसा कोई निजी काम नहीं है, यहाँ सिर्फ़ सामुदायिक काम है। ओके, अच्छा आप ये बताया कि आपने पार्टी ने मात्र ₹7 का बजट दिया चुनाव के लिए। जी। सच में ये बताइए कि आपने चुनाव प्रचार के दौरान कितना खर्चा किया पूरा? मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊँ तो मेरी जब हम चुनाव प्रचार के लिए जाते थे, ठीक है? तो मेरी सिर्फ़ ना डेली की 1 पानी की बोतल लगती थी ओके। ओके। कि भई हम प्रचार में गए हुए हैं, अब 10 किलोमीटर तक का हम कवर करते थे पैदल-पैदल, ठीक है? तो वो 1 पानी की बोतल साथ में रखते थे, वो भी भई भई थोड़ा बहुत गला सूख गया तो पानी पी लिया, ये खर्चा हुआ मेरा। कितने कितने लोगों की टीम होती थी आपके साथ?
मोस्टली मेरी टीम में हम 2 या 3 बंदे होते थे, लेकिन कभी अगर वीकेंड होता, सैटरडे संडे, कुछ हमारे हरियाणा के साथी आते थे, वो बड़े एक्साइटेड थे इस चुनाव को लेकर कि बोले हम आपका कैंपेन करेंगे। तो जब वीकेंड होता था तो हम या 5 या 6 होते थे, लेकिन मोस्टली हम 2 या 3 बंदे ही थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ प्रचार ऐसा नहीं है कि भाई हम मंडे सुबह निकले या फ्राइडे दिन रात प्रचार ही चलता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो ओके। प्रचार में क्या होता था कि भाई मान लो आज सोमवार है, हम्म। ठीक है, तो हम प्रचार के लिए सिर्फ शाम को जा सकते थे, ओके। क्योंकि क्योंकि सुबह 9 से 5 बजे तक सब अपने काम में व्यस्त है, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, सब वर्किंग आवर्स होते थे। तो तो आप भी हमारे अपने पास ड्यूटी पे जाते थे इस जी, जी, दौरान? जी, जी, मेरी दिनचर्या बिल्कुल सेम थी पूरे चुनाव प्रचार में। ओके, ऐसा नहीं है कि सवेरे ही बैठ गए हैं, लंगर चल रहा है अपने यहाँ की नहीं, तरह? नहीं, नहीं, मैं सुबह जो मेरा 9 से 5 की मेरी जो दिनचर्या थी, जो मैं अपने जीविका के लिए काम करता, वो मेरी बिल्कुल सेम थी। उसमें ओके। कोई बदलाव नहीं था। 5 बजे जब हम घर से फ्री होते, तो कोशिश थी कि 6 बजे हम चुनाव प्रचार शुरू करेंगे और 6 हम्म। से साढ़े 8 ओके। हम मंडे टू फ्राइडे 6 से साढ़े 8 प्रचार करते थे और घर-घर जाके मिलते थे, तो लोग ये होता था कि उस टाइम पे सभी लोग घर पे होते हैं, ठीक है? हम्म। और दूसरा मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि मान लो मैं किसी के घर वोट माँगने आया हूँ, मान लो मैं एक मकान नंबर 11 में वोट माँग रहा हूँ, 10, हम्म। 12, 8 लोगों को यही नहीं पता कि बाहर चुनाव हो रखा है या चुनावी माहौल है। जी। क्या फिर बात है। एक सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जैसे काफ़ी सारे मेरे भाई इंडिया में पूछते रहते हैं कि चुनाव कैसी रैली कैसी होगी, बाइक रैली ये वो। सिर्फ पूरे चुनावी इस माहौल में मुझे एक माइक नज़र आया था, सिर्फ एक माइक, जी। वो भी काउंटिंग हॉल में। ओके। काउंटिंग हॉल में जो इलेक्शन इंचार्ज था, वो सिर्फ जीते हुए कैंडिडेट का नाम अनाउंस करने के लिए वो एक माइक था। पूरे इलेक्शन प्रचार में कोई माइक, स्पीकर ऐसा कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था। वाह जी वाह! बड़ा गज़ब का चुनाव। तो रोहित जी थोड़ा हाँ इंग्लैंड के बारे में बताओ, किस तरह का माहौल है? क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही वहाँ के किंग चार्ल्स ने शपथ ली है, उनका राज्याभिषेक हुआ है। और किस तरह का माहौल है भारतीय युवाओं के लिए? इंग्लैंड के बारे में थोड़ा जानकारी दो। अभी क्या है कि इंग्लैंड थोड़े से बुरे समय से गुजर रहा है। मैं ये बात जी। कहते हुए कहूँगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो इंग्लैंड में पिछले 3 साल में, 4 साल में, मतलब इंग्लैंड परेशान चल रहा है। सरकारी हुँ। तौर पर हम बड़े, क्योंकि अब मैं सत्ता पक्ष पार्टी का हूँ, जीता हुआ कैंडिडेट भी हूँ, लेकिन हमारी पार्टी ने, कंज़र्वेटिव जी। पार्टी ने ऑल ओवर इंग्लैंड में 1000 से ज़्यादा सीटें गँवाई हैं। जी। तो जनता का रोष है, सरकार के खिलाफ है, लेकिन मैं ये कहता हूँ जनता का रोष सरकार के ही खिलाफ हो सकता है, विपक्ष के खिलाफ तो हो ही नहीं सकता। रोष बिल्कुल, प्रकट बिल्कुल। भी तो सरकार। अब 2019 से अगर मैं बात करूँ तो पहले हम ब्रेक्सिट हुआ था, हम हुँ। यूरोपियन यूनियन से बाहर आए, तो जी। जो हमारी फ्री ट्रेड डील्स थी उस पे काफ़ी असर हुआ है। हुँ। जब आप किसी परिवार से अलग होते हो, जब एक संयुक्त जी। परिवार से कोई छोटे परिवार भी बनता है, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, सब कुछ अलग हुँ। होता है, तो वो भी एक कठिनाई का दौर हमने देखा है। फिर उसके बाद कोविड, तो दुनिया वैश्विक महामारी थी, उसमें भी हमने वो देखा है। तो फिर उसके बाद ये रशिया और यूक्रेन का जो वार था, उसमें भी जी। हम पीड़ित हुए हैं। तो ये बहुत हुँ। सारी समस्याएँ थी जिसके कारण इंग्लैंड की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर हुआ है। क्या ब्रेक्सिट का असर पड़ा और नेगेटिव असर पड़ा? देखिए बहुत बड़ा असर हुआ, क्योंकि पहले एक फ्री ट्रेड डील थी। जी। तब चीज़ों का आदान-प्रदान फ्री होता था। लेकिन अब कुछ टैक्स रूल्स लगेंगे, क्योंकि अब फ़ॉरेन कंट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ होती है वो लागू होंगी, तो जब टैक्स लगेगा किसी भी चीज़ पर तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू किस बढ़ेगी, तो भई जो उपभोक्ता है उसकी पॉकेट पर असर पड़ेगा। जी, तो ऐसे माहौल में जो अपने भारत से जो बच्चे वहाँ पर गए हुए हैं, पढ़ाई करने के लिए, तो उनके ऊपर किस तरह का इसका इफ़ेक्ट है? देखिए क्या है कि जब मैं पहले भी आप हमारी एक बारी बात हुई थी, मैंने उसमें विस्तार से बताया था कि जब मंदी का दौर आता है तो ये वेस्टर्न कंट्रीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टारगेट करती है जी। कि भाई पैसा चाहिए। अब हरियाणा से, पंजाब से, मैं अगर ज्यादा नहीं कहता, पूरे इंडिया की बात करूं तो पिछले 2 साल में 1.5 लाख से 2 लाख स्टूडेंट आए। जी। और उनके स्टूडेंट आने से क्या होता है, यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज को फीस मिलती है,
गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, लेकिन अब इतना वॉल्यूम आ गया कि यहाँ जॉब की शॉर्टेज होगी, अकोमोडेशन की हम्म, शॉर्टेज हो गई है, बच्चों को जी रहने के जी। लिए घर नहीं मिल रहे हैं। और अभी मेरे पास पीछे 1 हफ्ता पहले ऑफिशियल एक ईमेल आया था कि यहाँ पर टेनेंट्स का जो मतलब स्पेशल लड़कियों का आ रहा है, उनका शारीरिक शोषण की भी एक बात आई है। ओ। हम्म। बड़ी चिंताजनक। जी। ये तो मतलब हम ये कहें कि हालात विकट है कुल मिलाकर। जी, बहुत है। और ये बात हमारे युवाओं को समझनी होगी, जितना जल्दी समझेंगे उतना बेहतर होगा। देखिए, ग्रेजुएशन का फायदा ये होता है कि आप 1 डेढ़ साल की मास्टर डिग्री करो या इंटर्नशिप करो तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यानी कि हरियाणा इंडिया में ग्रेजुएट करके फिर वहां पहुंचे। फिर वहाँ ओके ओके। फिर क्या होता है, पर एक जो आपका स्टडी टर्म टर्म पीरियड होता है वो कम हो जाता है, 1.5 2 साल का हो जाता है। लेकिन आप जी। ग्रेजुएशन के लिए आते हो तो 3 साढ़े 3 साल का आपका ग्रेजुएशन पीरियड हो जाता है। और हम्म। सिर्फ स्टूडेंट वीजा के भी यहाँ पे, यहाँ इंग्लैंड में पीआर भी नहीं मिलती है कि भैया ये सोचो चलो हम 5 साल स्टूडेंट वीजा पे रह जाएंगे तो 5 साल के बाद पीआर मिल जाएगी, तो वो भी नहीं है। ओके। तो फिर जैसे जो बच्चे वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट करने आएंगे, तो फिर जैसे पढ़ाई के बाद उनको वहाँ वर्क परमिट इस तरह कुछ मिल जाता है? जी, वो मिल जाता है क्योंकि वो आपके पास दिखाने के लिए होता है कि मेरी 3 साल की ग्रेजुएशन मैंने पर्टिकुलर इस फील्ड में की है। अब कोई ओके। लड़का इंजीनियरिंग करके आया हो तो ये बोल सकता है मैंने कंप्यूटर साइंस की है। कोई हुँ। एलएलबी करके आया हो तो ये तो पता होता है कि उसका एक बेस है। जो जी, 12वीं जी। करके बच्चा आता है तो उसका कोई बेस ही नहीं होता। हुँ, बिल्कुल। यानी कि उसके लिए चांस है कि वो पढ़ाई के साथ-साथ जॉब कर सकता है और आफ्टर पढ़ाई पूरी होने के बाद भी उसके जॉब के चांस ज़्यादा है। बहुत ज्यादा है। जी, जी, जी। वैसे क्योंकि तो थोड़ा हाँ, रोहित जी है ना, लोग मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज तक इंग्लैंड सिर्फ़ फ़िल्मों में देखते हैं, वीडियो में, समाचारों में वहाँ एक अच्छी-अच्छी सड़कें देखते हैं, साफ़-सुथरी बिल्कुल। आप अंदरूनी इलाके के हालात बताओ, आप तो जैसे वार्ड के हैं, वहाँ हमारे जैसे कॉलोनियाँ में हैं, गाँव हैं, तो वहाँ का क्या हाल है? किस तरह की सफाई, पानी, सीवरेज, बिजली, किस तरह का क्या हाल है? देखिए, मैं आपकी इस बात का जवाब देता हूँ। यहाँ पर इंग्लैंड में जो हम मेट्रो इंडिया में बोलते हैं ना, और यहाँ पे हुँ, उसको अंडरग्राउंड बोलते हैं, अंडरग्राउंड हुँ। ट्यूब ट्यूब बोलते हैं। तो वो 100 ज्यादा नहीं, 160 साल पहले इस देश में आ गई थी। ओके। जो मेट्रो भारत में 20 साल पहले आई है वो यहाँ पे 160 साल पहले आ गई थी। तो ये जी, जी, जी। हमसे कितने गुना आगे हैं, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक यानी है। कि अभी हम 150 साल पीछे हैं इंग्लैंड से। जी, बिल्कुल। मुझे कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है। हमें अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारियों को निभाने की ज़रूरत है। जी, 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 जी। अब यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और भई जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सरकार की ज़िम्मेदारी है। यहाँ जी। आज तक मेरे को 14 साल में कोई पावर कट नज़र नहीं आया है। कोई कोई बिजली आने या जाने का कोई, अगर कोई मेंटेनेंस होती है कि मान लो कोई हमें लाइन चेंज ही करनी है। हुँ, अब अगर उनको अगस्त में या सितंबर में कोई चेंज करना होगा, कोई मेंटेनेंस करनी होगी, तो वो अप्रैल में हमारे घर चिट्ठी आ जाएगी कि फलाना फलाना तारीख को फलाना फलाना समय पर आपके घर 1 घंटे के लिए लाइट नहीं होगी। तो 4 महीने पहले उस प्लानिंग कर लेते हैं कि उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लें। ओके। 1 घंटे बिजली जाएगी, उसकी सूचना भी 4 महीने पहले आ जाती है। जी। क्या बात है रोहित जी। और जैसे हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा मुद्दा है सफाई का। आज हम्म। तक हम सफाई के प्रति अवेयर नहीं हुए, प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ती है, ठीक है, भई सफाई के लिए झाड़ू उठानी पड़ती है, सफाई स्वच्छता अभियान चलाने पड़ते हैं। हम्म। और वहाँ किस तरह का क्या सिस्टम है, थोड़ा सफाई का बताओ? देखिए, यहाँ पर क्या है, मोस्टली काउंसिल की ज़िम्मेदारी होती है। मैं भी अब एक काउंसिल का हिस्सा हूँ, ठीक है? हुँ, तो घर-घर यहाँ पर काउंसिल की जो लॉरी बोलते हैं, ट्रक बोलते हैं, वो आते हैं, कूड़ा लेने आते हैं और उनकी ज़िम्मेदारी होती है, जो पब्लिक प्लेस होते हैं, उसकी भी ज़िम्मेदारी उनकी होती है। मैंने अपनी आँखों से देखा है कि जो हमारी ये सिग्नल होते हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट होते हैं, वो लाइट को भी ये हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में उस लाइट के शीशे को भी साफ करते हैं। जी। जो जो हमारे जैसे ट्रैफिक मार्किंग्स होते हैं, अब मान लो लिखा होता है रोड पे जाओ तो
रोहतक 20 किलोमीटर, जींद 25 किलोमीटर, तो हर ये 2-3 महीने में उनका भी सफाई अभियान यहाँ किया जाता है। तो आप इस बात क्या से बात। अंदाजा लगा दीजिए कि भाई सफाई के लिए कितने ये वो रहते हैं। और एक और बताओ रोहित जी, जैसे हमारे यहाँ शहरों से जो कूड़ा उठता है, जहाँ उसकी डंपिंग होती है, तो हम देखते हैं कि कचरे का पूरा पहाड़ बनकर तैयार है। दिल्ली के आप पहाड़ देख सकते हैं। जी, तो जी। उसका फिर आगे आप किस तरह से उसका निवारण किया जाता है? ये देखो यहाँ पे ना सीवेज का भी इनका ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जो पानी होता है इसको दोबारा से प्यूरिफाई करते हैं। और हुँ, अभी यूके में एक नया रूल आया हुआ है कि 100% रिसाइकल प्लास्टिक आप यूज कर सकते हो इसे। जो 100% रिसाइकल होगा वही प्लास्टिक आप यूज कर सकते हो। और दूसरा क्या होता है कि अभी जैसे हमारे यहाँ पर, मैं बात तो नहीं करनी चाहिए कूड़ादान, ठीक है? हुँ, हम इंग्लैंड में बैठ के और इंडिया में बैठ के इस टॉपिक पे ज़्यादा बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं बता दूँ, तो यहाँ पे हर चीज़ के अलग-अलग 3 चीज़ें होती हैं, हुँ, ठीक है? अगर आपको रिसाइकल वाला कोई वेस्ट डालना है, तो वो आप बिल्कुल अलग डालेंगे, ठीक है? हुँ, अगर कोई काँच की बोतल है, ठीक है? हुँ, वो ग्लास बॉटल्स आप बिल्कुल अलग डालेंगे, और जो फूड वेस्ट है, हमारे घर हुँ, का रसोई का जो वेस्ट है, उसको आप बिल्कुल अलग डालेंगे, ठीक है? फिर वो जी, तीनों चीज़ें अलग-अलग यहाँ से इकट्ठी होंगी। जो चीज़ जहाँ रिसाइकिल होती है, वो वहाँ जाएगी। फूड वेस्ट है, फूड वेस्ट पे जाएगा, और जो बोतल है, ग्लास है, जिसको वो दोबारा से किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, वो अलग जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हम घर में भी अलग डालते हैं। जी। रोहित जी, आप कह रहे थे ये बात नहीं करनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ यही सबसे बड़ी बात है। यदि हमारे इंडिया में सिर्फ़ फ़ॉरेन की तरह, इंग्लैंड की तरह सफाई की भी सिस्टम सुधर जाए ना, तो भी हम बहुत कुछ बदल सकता है हमारा सिस्टम। अब आप एक बात बताइए, हम मैं इंडिया में रहता हूँ, हमारे घर में एक बाल्टी होती है, हम उसी में हर चीज़ डालते हैं, जी, ठीक है? बिल्कुल। अब उसमें आपने जनरल वेस्ट में आपने मान लो सब्जी छिलके या बासी कुछ भी खाने में आपने शीशे की बोतल या शीशे के टुकड़े डाल दिए, ना तो हुँ, उसको कोई जानवर खा सकता, ठीक है? जी। तो वो चीज़ें हमें खुद सोचनी होंगी। हुँ, 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 हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है रोहित जी, और कुछ आप बताना चाहें और इंडियन लोग और यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, जो युवा हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, तो क्या अच्छी बात वहाँ की आप बताना चाहेंगे आखिर में? देखिए, मैं अभी राजनीति में आया हूँ, 2 ही दिन मुझे इस राजनीति में आए हुए हैं, काफ़ी लंबा मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन जो मेरा अनुभव मैंने औरों का से सीखा है, देखा है, तो ये एक प्योर सोशल सर्विस है। ओके। प्योर प्योर सोशल सर्विस है। और यहाँ पर अगर आप देखें, तो मैं यहाँ पर एज़ ए स्टूडेंट आया था। हुँ, 14 साल पहले मैं भी स्टूडेंट आया था, मैंने भी वो स्ट्रगल किया है, मैंने भी वो, जब 2009 में भी मंदी का दौर था, मैंने वो भी झेला है। और तो मैं इस अपने इस जर्नी के माध्यम से एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भाई यहाँ किसी भी देश में पढ़ने जाते हैं, रहने जाते हैं, व्यवसाय के लिए जाते हैं, तो पहले आप ये रखो कि संघर्ष के साथ-साथ ईमानदारी रखो। जी, बड़ी बात। ठीक है, ईमानदारी रखो। दूसरी बात क्या है कि कई बारी ऐसा दौर भी आता है, आपका मन करता है कि छोड़ दूँ ये चीज़, या मैं 2 नंबर में हो जाऊँ, तो वो सारी चीज़ें कुछ समय के लिए होती हैं, ज़िंदगी भर नहीं होती। बिल्कुल। आप परिश्रम करते रहिए, ईमानदारी से चलते रहिए, उसका एग्ज़ाम्पल मैं हूँ आपके सामने, नहीं तो मैं भी कोई स्टूडेंट ही आया था। ऐसा नहीं था कि सीधी मुझे पीआर मिली या भई मैं किसी कंपनी के थ्रू आया था। तो मैं 14 साल के बाद मैं आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ कि मैं यहाँ पर काउंसलर बना हूँ। तो आप अगर आएँगे, अच्छे तरीके से आएँगे, अच्छे वीज़े पे रहेंगे, यहाँ के नियम कानूनों का पालन करेंगे, तो आप वो सपना पूरा कर सकते हो जो आपने कभी भारत में बैठकर देखा होगा। देखा होगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया रोहित जी। और हमारी शुभकामनाएँ यही है कि आप एक दिन इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुँचे, यानी कि जैसे भारतीय लोकसभा हम कहें। तो ब ल रोहित जी दोबारा फिर वर्क वीज़ा के बारे में हम बात करेंगे कि बहुत बड़ी एक जो इंडियन के युवाओं में है, इंग्लैंड में वर्क वीज़ा की एक डिमांड रहती है। तो अगली बार जब हम कभी मिलेंगे, तो वर्क वीज़ा के बारे में, वहाँ के बारे में बात करेंगे। आपको बहुत-बहुत बधाई काउंसलर बनने के लिए। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं पड़ताल टीवी के सभी दर्शकों को एक ही बात बताना चाहूँगा कि जब भी मैं कि पड़ताल टीवी की कोई वीडियो या ऑडियो या कोई भी वेबसाइट पर जाकर चीज़ देखता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि भई पड़ताल असली है। थैंक यू, कोशिश रहती है जी, सच जी, जी। बोलने की। जी, थैंक यू, बिल्कुल। नमस्कार। थैंक यू जी।